कल हमने आपको जो कार्ल मार्क्स की दंडात्मक पद्धति बताई थी, आज हम उस दंडात्मक पद्धति की आलोचना और उसकी विशेषताएं बताते हैं कि दंडात्मक पद्धति में कौन कौन सी मुख्य रूप से आलोचना की गई है और कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं। कल हमने जाना कि दंडात्मक पद्धति होती है जिसमें सृष्टि के विकास की कहानी बताई गई है कि सृष्टि का जन्म होना, सृष्टि का विकास होना और सृष्टि का अंत होना, यह द्वंद्ववादी प्रवृत्ति है। कोई चीज अस्तित्व में आती है, जन्म लेती है, अपना विकास करती है, लास्ट में उसका पतन हो जाता है। ये एक द्वंद्ववादी प्रक्रिया है, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में इसको हमने देखा था। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक चक्र के रूप में घूमती रहती है। अब इस चीज को हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं और कौन कौन सी मुख्य आलोचना है। हाँ, तो इसमें क्या बात आती है, कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि जो विश्व है या जो जगत है, संसार है, वो स्वतंत्र वस्तुओं का एक ढेर नहीं है जो स्वतंत्र है या असंबद्ध है माने, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक स्वतंत्र हो, एक का दूसरे से कोई संपर्क या संबंध नहीं हो, ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने जो अपना द्वंद्ववाद सिद्धांत दिया है उसमें बताया है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं, या यूं कहें कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है या जो पूरा जगत संसार है, ये एक क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड यूनिट है, एक समग्र इकाई है, पूरी एक यूनिट है जिसमें सभी प्रकार की छोटी और बड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज हम बात करें कि हमारे ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपना क्या है कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं आज हम देख रहे हैं वो अपने आप में अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक का अस्तित्व है दूसरे का पृथक हो, अलग नहीं है। कोई भी वस्तु एक दूसरे से अलग नहीं है। मानव का जो जीवन है, जन्म है, ये भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज मार्क्स बता रहे हैं कि इस सृष्टि के विभिन्न तत्व हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। हर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है। इसी चीज को बताया है कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो एक समग्र रूप में जुड़ी हुई हैं, और इसलिए हमारा जो ब्रह्मांड है या जो संसार जगत है वो एक समग्र इकाई है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या आती है कि जो विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो निरंतर गतिशील होती रहती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। उसमें विकास के साथ साथ परिवर्तन भी होता है, और परिवर्तन मात्रा में ही नहीं होता है विद्यार्थियों, परिवर्तन गुण में भी होता है। गुण भी बदलते रहते हैं और पहले के जो गुण हैं वो समाप्त होते रहते हैं, पहले की विशेषताएं समाप्त होती रहती हैं और वस्तु में नई विशेषताएं या नए गुण आते जाते हैं। ऐसा मार्क्स ने माना है। तो दूसरी विशेषता क्या बनती है कि विश्व में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो निरंतर गतिशील है, परिवर्तनशील है और वो अस्थिर है, बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं है, गतिशील है, ऐसा उसने माना है। तीसरी बात यहाँ आती है कि वस्तु में परिवर्तन जो हुए हैं वो गुणात्मक रूप में होते हैं, उसमें गुण भी बदल जाते हैं। और एक विशेषता ये आती है कि वस्तु में जो परिवर्तन हुए हैं वो धीरे धीरे नहीं हुए हैं। कैसे हुए हैं? यकायक हुए हैं, अचानक हुए हैं, एकदम हुए हैं। ऐसा मार्क्स ने माना है कि वस्तु में जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक रूप में धीरे धीरे नहीं होते हैं, बल्कि विद्यार्थियों वो कैसे होते हैं, वो अचानक होते हैं, एकदम होते हैं। ऐसा मार्क्स ने माना है। अब वस्तु में क्यों परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका भी मार्क्स ने अपनी द्वंद्ववाद पद्धति में जवाब दिया है कि वस्तुओं में परिवर्तन इसलिए होते हैं कि उसमें अंतर्विरोध के गुण पाए जाते हैं। अंतर्विरोध, तो अंतर्विरोध के गुण पाए जाते हैं। क्रिया की जैसे प्रतिक्रिया होती है, कल हमने बताया था, जैसे कि एक गेहूं का दाना है, उसमें अपने आप में क्षमता है कि एक जब दाना है, जब उसको उपयुक्त जलवायु में मिट्टी में बोएंगे तो उसमें अंतर्विरोध क्या होगा कि वो दाना तो गल जाएगा और उसका एक पौधा बन जाएगा। तो उसमें अपने आप में क्या है, एक आंतरिक गुण है
कि दाना गलेगा और उसका एक नया पौधा बनेगा, ये उसका क्या है, एक अंतर विरोध है। तो हर चीज का अपना कोई एक अंतर विरोध होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि वस्तु में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे नहीं होते हैं, अचानक होते हैं। और अचानक होते हैं और क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें अंतर विरोध होता है, इसलिए परिवर्तन होता है। एक बात ये भी बता रहे हैं कि मार्क्स की वस्तु में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आज देख रहे हैं, उन सब परिवर्तनों में एक ही तत्व उत्तरदायी है, और वो तत्व है आर्थिक या भौतिक तत्व, जो हम दिखाई दे रहे हैं, हमको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और जो ऐसी चीज जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो चीज को वो वास्तविकता में नहीं रख रही है। तो परिवर्तन जो हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई भी देते हैं। और इसी चीज को उन्होंने आधार बताया है कि भौतिक जो चीजें हैं वो हम सब देख रहे हैं सृष्टि में, और भौतिक तत्व ही एक तरीका से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण है, कोई ईश्वरीय आध्यात्मिक कारण नहीं है, ऐसा मार्क्स ने बताया है। तो जो एक व्यक्ति था हेगल, जो ये कहा करता था कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, इसको मार्क्स नहीं मानते हैं। मार्क्स तो ये मानते हैं कि आज जो सृष्टि है वो एक आर्थिक तत्वों का या भौतिक तत्वों का परिणाम है, और भौतिक तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। भौतिक तत्व में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, सृष्टि के गुण भी बदलते चले जाते हैं, ऐसा मार्क्स कहते हैं। अब हम मार्क्स के इन्हीं द्वंद्ववादी विचारों की आलोचना भी देखते हैं कि आलोचना क्या बनती है। पहली आलोचना तो ये बनती है विद्यार्थियों कि मार्क्स की जो द्वंद्ववाद की जो धारणा है वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। कैसी है? अस्पष्ट है। क्योंकि मार्क्स की द्वंद्ववाद की धारणा में जो हमने 3 चरण देखे, वाद, प्रतिवाद, संवाद, वो स्पष्ट नहीं है। आलोचक इसको कहते हैं कि मार्क्स ने हमको एक अंधकार में छोड़ दिया है, तो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट धारणा है। दूसरी बात है कि मार्क्स की जो धारणा है वो संकीर्ण है, और ये संकीर्ण धारणा है, तुच्छ विचारों पर आधारित धारणा बताई गई है आलोचकों के द्वारा। और इसमें एक बात ये भी है कि मार्क्स हमेशा ये बात कह रहा है कि सृष्टि में हमेशा विकास होता रहता है, और कोई भी उसमें क्या है, आगे की प्रगति होती रहती है, ऐसा मार्क्स ने बताया है। लेकिन विद्यार्थी आप भी जानते हैं कि विकास के साथ साथ पतन भी होता है, जिसका मार्क्स ने कोई उल्लेख नहीं किया है। मार्क्स सिर्फ विकास की बात करता है और पतन की या बात तो नहीं कर रहा है। तो एक आलोचना ये भी बनती है कि मार्क्स ने उत्थान की बात कही है, पतन की बात नहीं कही है, जबकि हम जानते हैं कि सृष्टि के विभिन्न तत्वों में उत्थान के साथ साथ पतन भी निश्चित है, पतन भी होता है। मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो दोषपूर्ण धारणा है। दोष है इसमें, विभिन्न प्रकार की आलोचना इसमें बनती है। अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन है मार्क्स का ये दृष्टिकोण, आर्थिक तत्वों पर ही विशेष बल देता है, ना तो ये ईश्वरीय तत्वों पर बल देता है, ना आध्यात्मिक तत्वों पर बल देता है, और धर्म की तो ये पूरी तरह से उपेक्षा ही करता है मार्क्स। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक ऐसा है, भौतिकवादी है। और एक धारणा आलोचना की यह भी बनती है कि मार्क्स की जो द्वंद्ववाद पद्धति है वो असंगतिपूर्ण है, व्यावहारिक रूप में इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, इसको हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। तो मार्क्स की जो द्वंद्ववादी पद्धति है इसकी आलोचना क्या बनती है, ये अस्पष्ट है, संकीर्ण धारणा है, दोषपूर्ण पद्धति है, अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण है, और साथ ही साथ ये असंगतिपूर्ण अवधारणा है, ऐसा आलोचकों ने माना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपका जो मार्क्स का जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है उसमें हमने कल इसके उदाहरण से पूरा स्पष्ट किया था, और आज उसकी आलोचना और विशेषताओं को भी हमने बताया है कि कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण विशेषता है और कौन सी इसकी आलोचना है। तो यहाँ द्वंद्ववाद पर प्रश्न आ जाता है विद्यार्थियों कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति को आपको याद रखना है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के जो गेहूं का उदाहरण है और उसके विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है, हीगल से इसको लिया गया है, और भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है वो फायरबाख से लिया गया है। ये चीजें हमने कल पूरा वीडियो जो बनाया था उसमें ये बातें स्पष्ट कर दी थी, और आज हमने इसकी आलोचना को भी बता दिया है
तो आपको ये द्वंद्ववाद वाला जो दृष्टिकोण है, पद्धति है, ये बिल्कुल याद करनी है, कंठस्थ करनी है। परीक्षा की दृष्टि से ये काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण है।